हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जितने भी अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद हैं जो भारत में होते हैं, जितने भी अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जो रिवर डिस्प्यूट्स हैं, कई सारे राज्यों के बीच जो नदियों को बांध बनाने से लेके झीलों को लेकर पानी को रोकने को लेकर इन सब के लिए काफ़ी डिस्प्यूट होते रहता है। तो इनसे सवाल आते हैं। कई बार जो प्रीवियस ईयर हैं उनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर कोई भी अदर पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो। नॉर्मली जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें ये सवाल आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे और डिस्क्रिप्टिव में भी आते हैं। तो इस वीडियो में हम इस जो इशू है इसको पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ये जो वीडियो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, तो आपको लैंग्वेज में कोई समस्या नहीं होगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। हम देखेंगे क्या, तो हम सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें जो नदियां हैं, जिनके नदियों के बीच जैसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी है, जैसे गोदावरी नदी है, उनके जो डिस्प्यूट है वो किन किन राज्यों के बीच है। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे। जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के क्वेश्चन बनते हैं उसको डायरेक्ट हम देख लेंगे कि कौन सा जो डिस्प्यूट है, रिवर डिस्प्यूट है, वो किस राज्यों के बीच है। यहाँ से सवाल काफ़ी बनता है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवाद है उसको मैप के सहारे भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न क्या है, जो संवैधानिक जो आधार है वो क्या है इसका, और अभी तक जो कितने जो जल विवाद है वो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुलझाए हैं और क्या स्थिति है, इन सब के बारे में देखेंगे। और लास्ट में जो हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कर लेंगे, जो कि जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा विवाद कौन सी नदियों के बीच है। तो गोदावरी नदी जो जल विवाद है, तो गोदावरी एक दक्षिण भारत की नदी है, जिसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, ये आप जानते हैं। ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, तो इसे आप याद रखना है महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र में तो हो ही जाएगी। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हो जाएगी, कर्नाटक में हो जाएगी, और मध्य प्रदेश में हो जाएगी और उड़ीसा में हो जाएगी। ये पॉइंट याद रखना है आपको, क्योंकि उड़ीसा थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसके बेसिन में बस आता है। ये बेसिन, इसका जो बेसिन होता है उस पार्ट में आता है, तो इस कारण से उड़ीसा भी इसमें होता है। मतलब बेसिन कहने का मतलब इसका जो वाटर होता है वो उस क्षेत्र में जाता है। उसके बाद आता है कावेरी नदी जल विवाद। तो कावेरी जो है वो भी दक्षिण भारत की एक नदी है। तो इसमें भी दक्षिण भारत के कौन कौन से राज्य आएंगे, तो केरल आएंगे, कर्नाटक आएंगे, तमिलनाडु आएंगे और जो पुदुचेरी आएंगे। पुदुचेरी का जो 4 जिला है, पुदुचेरी का आप जानते हैं 4 जिला है पुदुचेरी के, और 4 जो है वो 3 स्टेटों में फैला हुआ है। 2 तमिलनाडु में है, एक आंध्र प्रदेश में है और एक जो है वो जो कर्नाटक केरल में है। कर्नाटक बोल रहा हूँ, एक केरल में है। तो 4 इसके जिले हैं, कराईकल, माहे, पुदुचेरी। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कृष्णा नदी। तो जो कृष्णा नदी जल विवाद है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में है। तो ये भी एक दक्षिण भारत का राज्य है। तो आप जानते होंगे, यदि आप कृष्णा का मैप आप देखे होंगे कृष्णा नदी का, तो आप इसकी स्थिति को पहचान सकोगे, तो आपको आसानी से ये कर सकते हो। उसके बाद पेरियार आता है। पेरियार वहीं की नदी है, दक्षिण भारत की एक छोटी सी नदी है। तो ये तमिलनाडु और केरल के बीच इसका विवाद है। उसके बाद जो नर्मदा नदी है उसका विवाद मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच है। उसके बाद जो उत्तर भारत की नदियाँ आ जाती है, रावी और ब्यास, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच इसका विवाद है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, सतलज यमुना लिंक नहर विवाद है, जो कि पंजाब और हरियाणा के बीच है। तो यही चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है। जैसे जो रावी और ब्यास जो नदी है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के बीच है। कृष्णा नदी है जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के बीच है। उसके बाद जो कावेरी नदी है वो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच है। ठीक है। उसके बाद गोदावरी नदी हो गया महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। उड़ीसा आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद महादायी नदी, जिसे मांडावी नदी भी बोला जाता है। ये महादायी नहीं है, महादायी यहाँ पे है। ये महानदी है। तो महानदी उड़ीसा के आसपास है, तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में होगा। उसी तरह से ये महादायी नदी है। तो महादायी नदी कहाँ है, इसे मांडावी नदी भी कहा जाता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये कहाँ है, तो ये गोवा में बहती है। तो इसका जो विवाद है महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के बीच में है। ये कर्नाटक आपको याद रखना है। उसके बाद पेरियार मैंने बताया तमिलनाडु और केरल के बीच में है। तो ये सबसे पहले आपको ये ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें हैं ये आपको याद होनी चाहिए। इसी को आप मैप से देख सकते हो। जो महानदी है,
महानदी उड़ीसा के आसपास है, तो जिस कारण से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में विवाद है। उसके बाद जो महादाई नदी है, ये मैंने बताया गोवा में है, तो इस कारण से गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच इसका है। ये मैप आप देख लोगे तो इसको आसानी से आप याद कर सकते हो, मैप आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद कृष्णा को देख लो, तो कृष्णा में महाराष्ट्र आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा, क्योंकि कृष्णा का देखिए यहाँ से फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए कावेरी हो गया, कावेरी हो गया, तो कावेरी का कहाँ है, तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी। कावेरी का जो है वो केरल में है, कर्नाटक में है और पुदुचेरी में है। तो उसी तरह से ये गोदावरी का मैंने बता दिया। देखिए गोदावरी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। उसके बाद नर्मदा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। उसके बाद रावी और ब्यास के बीच जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच है। तो ये मैप है जो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन सा जो नदी विवाद है वो किस राज्यों के बीच है। तो इस मैप के सहारे आप चीज़ों को मेमोराइज आसानी से कर सकते हो। मैप जो है वो आपकी जो याद करने की क्षमता है उसको काफ़ी बढ़ाता है, जिस कारण से ही मैप मैंने यहाँ पे लगाया है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करेंगे। जो संवैधानिक जो प्रावधान है वो क्या है जल के बारे में। जल का जब विवाद होता है, पानी का वाटर जब डिस्प्यूट होता है, तो क्या करती है भारत सरकार, का क्या कर्तव्य है। तो अनुच्छेद जो 262 है, आर्टिकल 262 का 1, इसके 2 आर्टिकल आपको याद रखना है, 1 और 2। तो आर्टिकल 262 का 1 कहता है कि संसद जो है वो समाधान के लिए विशेष अधिकरण बना सकती है। जो पार्लियामेंट है ये क्रिएट कर सकती है स्पेशल ट्रिब्यूनल फॉर रिजॉल्विंग वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, कई सारे स्टेटों के बीच जब वाटर विवाद होता है तो संसद जो है, पार्लियामेंट जो है वो कर सकती है। यहाँ पे आप याद रखना है ये पार्लियामेंट है, संसद है, ना कि प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट करके एक सवाल पूछा गया था, तो इसको आपको याद रखना है। तो जो 262 का 1 है वो यही कहता है कि जो पार्लियामेंट है ये स्पेशल ट्रिब्यूनल क्रिएट कर सकता है डिस्प्यूट्स बिटवीन जो स्टेट के बीच यदि डिस्प्यूट होता है तो। उसके बाद अनुच्छेद 262 है, उसका 2 सब डिवीज़न, जो अनुच्छेद है उसका सब डिवीज़न 2 है, उसका कहता है कि संसद निर्दिष्ट करे तो, यदि संसद जो है वो निर्दिष्ट कर दे तो कोई भी न्यायालय, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, इसका जो निर्णय है, जो ट्रिब्यूनल का निर्णय है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उसमें जो इंटरफेयर नहीं कर सकता है, और ना ही निर्णय जो डिक्री दिया गया है उसमें पूर्वावलोकन कर सकता है। तो पार्लियामेंट जब बता दे, स्पेसिफाई कर दे, तो कोई भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और जो ये जो डिसीजन है वो ज्यूरिडिक्शन रिव्यू के अंतर्गत भी नहीं आता है। ज्यूरिडिक्शन रिव्यू की जो प्रक्रिया है वो हम कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आप कमेंट में बता सकते हो कि ज्यूरिडिक्शन रिव्यू की जो प्रक्रिया है वो हम कहाँ से लिए हैं, और कौन कौन से अनुच्छेद, हमारा जो अनुच्छेद है, जो संविधान है उसका कौन कौन सा अनुच्छेद जो है हमारा ज्यूडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। आपको मैं एक बता देता हूँ। आर्टिकल जो 13 है ये ज्यूरिडिक्शन रिव्यू के बारे में थोड़ी बात करता है। तो आप और बता दें, 5-6 अनुच्छेद हैं जो ज्यूरिडिक्शन रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आपको मैंने 13 बताया, अब आप कमेंट में बता देंगे कि जो कौन कौन से अनुच्छेद है जो ज्यूरिडिक्शन रिव्यू के बारे में बात करते हैं। और ज्यूरिडिक्शन रिव्यू जो है, जो न्यायिक पूर्वावलोकन है, वो किस देश से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में कई सारी जो चीज़ें हैं वो उधार ली गई हैं, तो ये कहाँ से ली गई है ये आपको बताना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के ही अंतर्गत आता है। जो आप जानते हैं कि लिस्ट कई सारे हैं, जो अनुसूचियां हैं, आप जानते हो कि 12 अनुसूचियां भारत में हैं, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो उसी अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है उसको 3 पार्टों में बांटा गया है, जो डिवीजन के लिए आप जानते होंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें भी वाटर के बारे में चर्चा करी गई है। तो जो प्रविष्ट 17 है, जो एंट्री 70 है, स्टेट लिस्ट का जो है वो राज्य सूची का जो प्रविष्ट 17 है, ये कहता है कि जल से संबंधित, अर्थात जल आपूर्ति, सिंचाई, नहर, जल निकासी, उसके बाद तटबंध, उसके बाद जो जल भंडारण और जल शक्ति, इन सबसे यदि कोई रिलेटेड डिस्प्यूट आता है तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ये प्रविष्टि 7 आपको याद रखना है, एंट्री 7, स्टेट लिस्ट ऑफ एंट्री 7। उसके बाद जो संघ सूची की जो प्रविष्टि 56 है, एंट्री 56 ऑफ यूनियन लिस्ट, ये केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित में संसद द्वारा घोषित सीमा तक अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों के विनिमय और विकास का अधिकार देता है। तो ये जो प्रविष्टि 56 है, ये पार्लियामेंट जो है वो केंद्र सरकार है उसको ये अधिकार देता है कि आप सार्वजनिक हित के लिए संसद जो है वो कोई भी निश्चित सीमा तक किसी राज्य की नदियों, विवादों और जो उनके बाद जो वाटर डिस्प्यूट है उनको, उनके विकास और उनके विनिमय के लिए ये अधिकार केंद्र सरकार को देता है। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एंट्री 17 और एंट्री 56।
एंट्री 56 आपको याद रखना है, यूनियन लिस्ट का ये और स्टेट लिस्ट का ये दोनों जगह वाटर जो डिस्प्यूट है उसके बारे में बात की गई है। अब आती है प्रोविजन की बात, तो कि संसद ने अभी कितने नियम है वो बनाए हैं वाटर डिस्प्यूट के लिए। तो पार्लियामेंट अभी तक 2 नियम पास कर चुकी हैं, 2 जो नियम है वो पास कर चुके हैं। एक है नदी बोर्ड अधिनियम 1956, रिवर बोर्ड एक्ट 1956, और उसके बाद अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो सबसे पहले तो आपको ये डेट याद रखना है 1956, ये कई बार पूछा गया है एग्जामों में, तो आपको सबसे पहले डेट याद रखना है 1956। और रिवर बोर्ड एक्ट कब पारित हुआ? 1956 में। उसके बाद जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1956 में पारित हुआ। अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक्ट है वो क्या कहते हैं। तो नदी बोर्ड अधिनियम 1956 है, ये क्या कहता है? तो ये भारत सरकार को इसे किसी भी नदी विवाद जब हो, कोई राज्यों के बीच जब नदी का विवाद हो, तो इसे गठन कर सकता है भारत सरकार, संसद गठन कर सकता है। यह बार बार आप याद रखें कि संसद गठन कर सकता है। रिवर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन कंस्टिट्यूट इट ओनली इट इन एनी रिवर डिस्प्यूट, कोई भी रिवर डिस्प्यूट हो उसमें जो भारत सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो पार्लियामेंट है, वो इसे क्रिएट कर सकता है। ये आर्टिकल जो अधिनियम है, एक्ट जो 1956 का है, ये स्टेट करता है। अब आती है जो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। अंतर्राज्यीय जल विवाद जो 1956 है, ये इसका क्या प्रावधान है? तो इसके जो प्रावधान है इसमें कहा गया है कि यदि कोई राज्य किसी जल विवाद के संबंध में भारत सरकार से अनुरोध करे, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करे, और केंद्र सरकार की राय है कि जल विवाद जो है वो बातचीत से नहीं सुलझ रही है, जो आपसी बातचीत है उसे सुलझाया नहीं जा सकता, तो इस संदर्भ में जो भारत सरकार है वो जल विवाद को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन कर सकता है, एक न्यायाधिकरण का गठन कर सकता है। और ये जो न्यायाधिकरण है ये संपूर्ण भारत में मान्य होगा, जो पूरा भारत है उसमें ये मान्य होगा। और ट्रिब्यूनल का जो निर्णय होगा, ये जो ट्रिब्यूनल गठन किया जाएगा, इसका निर्णय बाध्यकारी होगा, ऑब्लिगेटरी होगा। इसमें आप ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही हाई कोर्ट का हस्तक्षेप कर पाएगा, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ, हालांकि अपवाद स्वरूप जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील स्वीकार कर सकता है, ये अपवाद स्वरूप है, इसको आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सरकारिया आयोग है, सरकारिया आयोग आप जानते होंगे, ये कमेटी है। तो सरकारिया आयोग के प्रमुख सिफारिशों को शामिल करने के लिए, इसके जो कई सारे इन्होंने जो स्टेट डिस्प्यूट है वाटर के बीच, उनके लिए ये बताया था, तो उनकी सिफारिशों को शामिल करने के लिए 2002 में इसमें संशोधन किया गया। ये जो एक्ट है 1956 का, इसको 2002 में संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट किया गया। और उसके बाद जो संशोधन में जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए 1 वर्ष की समय सीमा बताई गई कि इसका 1 वर्ष के अंदर जो जल विवाद है उसका समय सीमा, जो ट्रिब्यूनल है उसका गठन होना चाहिए। और निर्णय के लिए 3 वर्ष की समय सीमा अनिवार्य कही गई। ये जो 2002 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, इसमें कहा गया कि जो कोई भी यदि नदी जल से विवाद का स्टेट जो है अनुरोध करता है, स्टेट रिक्वेस्ट करता है, तो केंद्र सरकार को 1 वर्ष के समय सीमा के अंदर जो है वो एक ट्रिब्यूनल का गठन करना पड़ेगा। और उस ट्रिब्यूनल को 3 वर्ष की समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से जो है उसको जो रिपोर्ट है अपनी पेश करनी पड़ेगी। आगे चलकर इतना ही नहीं, आगे चलकर 2017 में भी पुनः इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। तो 2 बार इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, एक तो 2002 में हुआ, एक 2017 में हुआ। इसमें कहा गया कि 2 वर्ष में निर्णय देना है। एक जब ट्रिब्यूनल का गठन हो जाए तो 2 वर्ष के अंदर आपको निर्णय देना अति आवश्यक है। और ये जो निर्णय देने की जो सीमा है उसको 1 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। जो यदि परिस्थितियां आ जाए कि 2 वर्ष में निर्णय नहीं दे पा रहे हैं तो 1 वर्ष और बढ़ा दिया है, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि 3 वर्षों में आपको निर्णय दे देना है। और रिपोर्ट, आपकी जो रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत करनी है? तो 1 वर्ष के अंदर आपको रिपोर्ट अपनी प्रकाशित कर देनी है, चाहे वो कोई भी कमेटी जो ट्रिब्यूनल बने, तो ट्रिब्यूनल को 1 वर्ष के अंदर रिपोर्ट प्रकाशित कर देनी है। और 6 माह तक इसे बढ़ाया जा सके, यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब 12 तो 1 साल का हो जाएगा, उसके बाद 6 इसमें जोड़ दें तो 18 महीने तक, 18 माह तक में आपको जो ट्रिब्यूनल है उसको एक रिपोर्ट जो है वो सौंपनी पड़ेगी। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है, तो इसको आप पढ़ लोगे। अब सवाल यह उठता है कि ये जो ट्रिब्यूनल है, जो न्यायाधिकरण है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी जल विवादों में? तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो लंबी कार्रवाई होती थी, लंबी कार्रवाई और विवाद समाधान में अत्यधिक देरी के कारण ही ऐसे जो संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो करना पड़ा। जिसके कारण क्योंकि आप उदाहरणतः देख सकते हो कि गोदावरी नदी जल विवाद है, ये 1962 में किया गया था। ये जो ट्रिब्यूनल है इसका गठन 1962 में किया गया था। लेकिन इसका जो ट्रिब्यूनल का गठन कब हुआ?
रिक्वेस्ट 1962 में आया। इसका गठन कब हुआ? तो 1968 में हुआ। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। 1968 में किया गया। इसका फैसला कब आया? तो इसका फैसला 1989 में और 1980 में जो है ये राज्य प्रपत्र जो गजेटेरियन भारत का होता है उसमें ये प्रकाशित हुआ। तो आप देख सकते हो कि कितना विवाद हुआ। जहां 1980 में प्रकाशित हुआ और 1960 में ही इसके बारे में जो चर्चा की गई थी, तो 20 साल लग गए इस डिस्प्यूट को सुलझाने में। तो ये इसी डिले के कारण जो है वो जो ट्रिब्यूनल है उसके जो संशोधन किया गया, एक तो 2002 में संशोधन किया गया था और दूसरा जो संशोधन है 2017 में किया गया था। एक जल विवाद 1990 में गठन किया गया, जिसे कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण कहते हैं, कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल। तो ये 2007 में अपना अंतिम निर्णय दिया। इसमें अभी आप देख सकते हो कि 17 सालों का समय लग गया। तो इसी डिले को देर करने के लिए, हालांकि 2002 में संशोधन हुआ था फिर भी ये काम नहीं किया, तो 17 सालों का समय लग गया। उसी को खत्म करने के लिए फिर से 2017 में इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। तो ये जो जल विवाद है इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब जो एक्टिव जल डिस्प्यूट है, ये आपके जो एग्जाम है उसमें काफ़ी पूछा जाएगा कि एक्टिव रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया। तो अभी भारत में कौन कौन से जो जल विवाद हैं उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, कृष्णा नदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, ये दूसरा नंबर का है। ये 2004 में बनाया गया और मैंने बता दिया है कि कृष्णा नदी का विवाद है वो किसके किसके बीच में है। उसके बाद महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये 2018 में बनाया गया। उसके बाद महादाई गोवा में है और महानदी उड़ीसा के पास है। तो ये महादाई जो है वो गोवा है, तो ये 2010 में बनाया गया। उसके बाद जो रावी ब्यास जो ट्रिब्यूनल है वो 1986 में बनाया गया। ये डेट आपको याद रखनी है, यदि आपको सारे प्रश्न सही करने हैं तो आपको एग्जैक्ट डेट याद होना चाहिए। उसके बाद जो वाटर डिस्प्यूट है, वंशधारा वाटर डिस्प्यूट, ये 2017 में हुआ और 2010 में हुआ और ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच वंशधारा का डिस्प्यूट है। तो इसको आपको याद रखना है। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब जितने भी थ्योरी हो सकते थे उनको मैंने जो कंप्लीट कर दिया, इनके काफ़ी डिटेल से उसको डिस्कस किया। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं कि उस थ्योरी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से हमारे जो प्रश्न है वो बनते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है ये पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, पब्लिक सर्विस जो कमीशन है पीएससी, उसमें पूछा गया है। तो इसको आपको याद रखना है। ये प्रश्न आप देखिए क्या कहता है कि संसद किसी भी अंतर्राज्यीय जल विवाद के उपयोग, वितरण, नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद का शिकायत के निर्णय का प्रावधान कर सकती है। तो हाँ, कर सकती है। आर्टिकल जो 262 है, आर्टिकल 262 है, आर्टिकल 262 का 1 और 262 का 2 दोनों यही कहता है। तो ये तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो ए है वो सही है। उसके बाद कहता है कि संसद सर्वोच्च न्यायालय और किसी अन्य न्यायालय को ऐसे भी विवाद या शिकायत के संबंध में अधिकार जो क्षेत्र है इसका जो जुरिडिक्शन है उससे इसको रोक सकती है। तो हाँ, रोक सकती है, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ए और बी दोनों सही है। उसी चीज को मैंने यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी लिख दिया है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही होगा। ये पीएससी में पूछा गया है। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद कानून द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद के निर्णय का प्रावधान कर सकती है। तो यह तो सही है। जो आर्टिकल 262 है ये संसद को अधिकार देता है कि आप जो अंतर्राज्यीय जल विवाद के लिए आप कानून बना सकते हो। तो ये सही हो जाएगा। अनुच्छेद 262 भारत के राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मैंने बार बार आपको इम्फेसिस करके बताया है कि ये राष्ट्रपति नहीं, ये पार्लियामेंट होगा, ठीक है, ये संसद होगा। संसद का ये अधिकार है कि वो ट्रिब्यूनल का गठन करे। तो आपसे पूछा रहा है कि गलत कथन को चयन करे। ये जो उड़ीसा पीसीएस है 2020 में, उड़ीसा पीसीएस है, उसमें ये पूछा गया था। तो ये गलत कथन को आपको चुनना है। तो गलत कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। तो केवल 20 गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ से सही हो जाएगा। तो इसको आपको देख लेना, यही चीज़ें मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पूछा गया है कहाँ? तो ये भी पीसीएस का ही सवाल है, पीएससी का ही ये सवाल है, ठीक है। तो ये सवाल पूछा गया कि लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। और ये थोड़ा सा टफ सवाल है क्योंकि यहाँ पे आपको संख्या दे दी गई है कि नंबर ऑफ स्टेट, कितने स्टेट इन्वॉल्व है कौन से वाटर डिस्प्यूट में। तो सबसे पहले आता है महादायी वाटर डिस्प्यूट। जो महादायी वाटर डिस्प्यूट है ये कहाँ है? तो ये महादायी जो है, जिसे मांडावी नदी भी कहा जाता है, ये 3 के बीच है, जिसमें आता है महाराष्ट्र, गोवा और जो केरल है, कर्नाटक है, केरल बोल रहा हूँ। तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आपको यहाँ से याद रखना है। तो ये जो ए है उसका 3 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा,
तो ए का 1 कहाँ है, तो ए का 1 देखिए एक ही ऑप्शन में है ये, तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3, मतलब जो ऑर्डर दिया गया है वो सही है। तो इस गोदावरी वाटर डिस्प्यूट कितने के बीच है, तो गोदावरी जो है वो 5 स्टेटों के बीच है। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट कितने स्टेटों के बीच है, तो ये 4 स्टेटों के बीच है। और जो महानदी जो वाटर डिस्प्यूट है ये 2 स्टेटों के बीच है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में है। तो ये हमने क्वेश्चंस भी इसमें देखा और इसमें जितने भी थ्योरीज बन सकते थे उन सबको मैंने देखा। जो ऑब्जेक्टिव के लिए जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, जितने भी जल विवाद है, ट्रिब्यूनल है, सबको हमने देखा। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो था जिसमें हमने सारी चीज़ें जितने भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको हमने डिटेल्ड में देखा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। वीडियो जो है उनको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपका लाइक जो है वो एक लाइक तो बनता ही है, और यदि अच्छा लगता है तो शेयर भी ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इस वीडियो में हमने जो इंटर स्टेट जो रिवर डिस्प्यूट है उनको काफ़ी डिटेल से देख लिया है, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो आगे इसी स्टैटिक्स पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपके कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो साथ में बने रहिए, आपको जो एग्ज़ाम है उसमें मैं काफ़ी हेल्प करने का आपके एग्ज़ाम में प्रयास करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।